हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ऑनलाइन स्टडी किंगडम। दोस्तों, समसामयिक घटना चक्र की जो दृष्टि वाली मैगजीन है, जिसका पीसीएस के लिए काफ़ी सभी लोगों को इंतज़ार रहता है, तो ये मैगजीन जो है घटना चक्र के द्वारा पब्लिश कर दी गई है। ये मैगजीन वार्षिकांक मैगजीन है, जो कि आप यहाँ पर देख सकते हैं। जून 2021 से लेकर के 10 मई 2022 तक अपडेटेड है। इसके पहले इन लोगों ने जो है आपको जो येलो कलर वाला प्रतिदृष्टि निकाला था, उसको भी आपने देखा होगा। मालूम था कि 2-3 ही हमने इसमें कवर कराए होंगे लेक्चर, उसके बाद हमने कहा कंप्लीट, क्योंकि मालूम था अब ये लोग फिर निकालेंगे तो फिर वही कंप्लीट कराना होगा। तो ये आ गई है मार्केट में, आप लोग ले लीजिएगा, क्योंकि इसी को पढ़ लेना है, घोर के बार बार पीते रहना है। 80 से 90% जो है पीसीएस के करंट अफेयर्स यहीं से कवर हो जाएंगे आपके। तो पीसीएस के लिए इसको अच्छे से डीपली से पढ़ना है। बाकी जो वनडे एग्ज़ाम है, लेखपाल वगैरह का जो भी एग्ज़ाम होने वाला है, इन सभी के लिए ज़्यादा डीपली नहीं, बस ऊपर ऊपर आपको खबर ले लेनी है। लेकिन पीसीएस के लिए आपको अच्छे से पढ़ना होगा। तो मैगज़ीन मार्केट में अवेलेबल है दोस्तों, आप लोग परचेज ज़रूर कर लीजिएगा, ठीक है। तो जो सीरियस कैंडिडेट वो परचेज तो करेंगे ही, क्योंकि पूरा करंट अफेयर्स कवर करना है, पीसीएस का एग्ज़ाम देना है, तो ख़रीदना तो पड़ेगा ही। तो दोस्तों, आइए आज की इस वीडियो में जो कवर किया जाएगा वो है उत्तर प्रदेश विशेष है, ठीक है। ये पूरा जो टॉपिक दे रखा है आज की इस वीडियो में हम यह कवर कर लेंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं, ज़्यादा टाइम ना लेते हुए, टाइम बहुत ही मूल्यवान है। पहला बिंदु है कि वाराणसी में स्किल इंडिया अंतर्राष्ट्रीय केंद्र। तो 12 मई 2022 को एनएसडीसी इंटरनेशनल तथा हिंदुस्तान पोर्ट्स प्राइवेट लिमिटेड के मध्य वाराणसी में स्किल इंडिया अंतर्राष्ट्रीय केंद्र की स्थापना हेतु समझौता ज्ञापन का आदान प्रदान किया गया है। अब पीसीएस के लिए आपको थोड़ा डीपली पढ़ना होगा, बाकी लेखपाल वगैरह के लिए आप पढ़ लीजिए कि हाँ, वाराणसी में स्किल इंडिया अंतर्राष्ट्रीय केंद्र जो है वो स्थापना की बात की गई है, बस दैट्स इतना ही। बाकी पीसीएस के लिए आपको डीपली पढ़ना होगा। तो वाराणसी में जो स्किल इंडिया इंटरनेशनल जो सेंटर होगा यहाँ पर, इसके लिए जो समझौता हुआ है वो किसके बीच है, तो एनएसडीसीआई प्लस हिंदुस्तान पोर्ट्स प्राइवेट लिमिटेड के मध्य समझौता हुआ है। यह केंद्र अंतर्राष्ट्रीय कौशल की मांग के अनुसार यूनाइटेड अरब अमीरात, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया तथा अन्य खाड़ी देशों में रोजगार हेतु भारतीय युवाओं को प्रशिक्षण प्रदान करेगा। तो यह जो सेंटर होगा, रोजगार के लिए जो है भारतीय युवाओं को प्रशिक्षण दिया जाएगा, जैसे कि खाड़ी देश हो गए, हमारा यूनाइटेड अरब अमीरात है, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, इन सभी के लिए है। ध्यातव्य है कि एनएसडीसी इंटरनेशनल लिमिटेड राष्ट्रीय कौशल विकास निगम की एक सहायक कंपनी है, जो भारत को विश्व की कौशल राजधानी बनाने हेतु स्किल इंडिया मिशन चला रही है। 16 अप्रैल 2022 को भुवनेश्वर, उड़ीसा में भारत के पहले स्किल इंडिया अंतर्राष्ट्रीय केंद्र की स्थापना हुई थी। तो याद रखिएगा, सबसे पहले जो स्थापना की गई थी 16 अप्रैल 2022 को, वह उड़ीसा के भुवनेश्वर में किया गया था, पहला भारत का स्किल इंडिया अंतर्राष्ट्रीय केंद्र। तो ये जो वाराणसी में भी स्थापित किया जाएगा, याद रखिएगा। नेक्स्ट है ई पेंशन पोर्टल। 1 मई 2022 को अंतर्राष्ट्रीय मजदूर दिवस के अवसर पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने सेवानिवृत्त अधिक सरकारी जो कर्मचारी, इनको पेंशन का पारदर्शी और परेशानी मुक्त वितरण सुनिश्चित करने के लिए ई पेंशन पोर्टल की शुरुआत की गई है। यह पोर्टल पेंशन प्राप्त करने की प्रक्रिया को सरल बनाने के लिए वित्त विभाग के अंतर्गत विकसित किया गया है। इससे राज्य के लगभग 11.5 यानी 11.5 लाख पेंशन भोगियों को लाभ होगा। तो याद रखना है, ई पेंशन पोर्टल है, कब लॉन्च किया गया है, जो आपका अंतर्राष्ट्रीय मजदूर दिवस है, हर साल 1 मई को मनाया जाता है। और यहाँ से आप एक टॉपिक और पढ़ते हैं कि इसी महीने के लास्ट में जो है, यानी कि 31 जो मई होता है, वह तंबाकू निषेध दिवस के रूप में मनाते हैं। तो जो अंतर्राष्ट्रीय मजदूर दिवस 1 मई को मनाया गया, इसी अवसर पर मुख्यमंत्री जी ने जो है ई पेंशन पोर्टल की शुरुआत की है। कब? 1 मई 2022 को। यह पोर्टल जो है पेंशन प्राप्त करने की प्रक्रिया को क्या है, इजी बनाएगा। और सरल बनाने के किस के अंतर्गत, तो ये फाइनेंस जो डिपार्टमेंट है, वित्त विभाग के अंतर्गत है। अगला है बुंदेलखंड एक्सप्रेस वे। 30 अप्रैल 2022 को उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा की गई घोषणा के अनुसार
बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे का उद्घाटन जून 2022 में किया जाएगा। कब? जून 2022 में। बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे की जो कुल लंबाई होगी वह कितनी है? तो ये है 296.07 किलोमीटर होगी। इसकी लागत उतनी इम्पॉर्टेंट नहीं है, लेकिन लंबाई को आप ज़रूर याद रखिएगा। 296.07 किलोमीटर है और जो लागत है वो 7,766.80 करोड़ रुपए है। बुंदेलखंड एक्सप्रेस वे का जो प्रारंभ स्थान होगा वह भरतकूप चित्रकूट के निकट एवं समाप्ति जो स्थान होगा वह कुदरैल इटावा के निकट है। यानी स्टार्ट होगा भरतकूप से लेकर के कुदरैल तक। लंबाई कितनी होगी? 296.07 किलोमीटर। उद्घाटन कब किया जाएगा? जून 2022 में। उद्घाटन कौन करेगा? तो आप देखिएगा मोदी जी ही आ जाएंगे। चलो, इसमें शामिल जिले जो होंगे वह चित्रकूट, बांदा, हमीरपुर, महोबा, जालौन, औरैया और इटावा है। तो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से आपको क्या याद रखना है? एक तो बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे की जो लंबाई है वह कितनी है? तो 296.07 किलोमीटर है। ये कहाँ से कहाँ तक जो है होगा? तो यह भरतकूप चित्रकूट से स्टार्ट होगा और कुदरैल इटावा के निकट तक जाएगा। किन किन जिलों से गुजरेगा यह भी मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। कभी कभी एग्जामिनर पूछता है किन जिलों से होकर नहीं गुजरेगा। यह चित्रकूट, बांदा, हमीरपुर, महोबा, जालौन, औरैया और इटावा है। जिले कितने हैं? 1, 2, 3, 4, 5, 6 और 7। तो कभी कभी नंबर भी पूछ लेता है। बुंदेलखंड एक्सप्रेस वे की संरेखण पर पड़ने वाली मुख्य नदियों में शामिल कौन कौन सी होंगी? तो ये बागेन है, केन है, श्यामा, चंदावल, बिरमा, यमुना, बेतवा एवं सेंगर हैं। बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे के निर्माण से बुंदेलखंड क्षेत्र आगरा लखनऊ एक्सप्रेसवे एवं यमुना एक्सप्रेसवे के माध्यम से त्वरित एवं सुगम यातायात से कॉरिडोर जुड़ जाएगा। चलिए, अगला पॉइंट है आपका इंडिया स्मार्ट सिटीज अवार्ड प्रतियोगिता 2020। 18 से 20 अप्रैल 2022 तक सूरत, गुजरात में स्मार्ट शहरीकरण सम्मेलन का सूरत स्मार्ट सिटी कॉरपोरेशन डेवलपमेंट लिमिटेड के सहयोग से आवास और शहरी मामलों के मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा आयोजन किया गया। तो यहाँ पर आपको याद रखना है, खासकर जैसे कि यूपी लेखपाल वनडे पूछ लिया एग्जाम में कि इंडिया स्मार्ट सिटीज अवार्ड प्रतियोगिता 2020 का आयोजन कहाँ किया गया था। याद रखना है सूरत, गुजरात में। ठीक है। बाकी पीसीएस के लिए मंत्रालय वगैरह आप देख सकते हैं कि भारत सरकार का जो मंत्रालय है आवास और शहरी मामलों के मंत्रालय के तहत है। सम्मेलन के दौरान ISAC यानी जो घोषणा है इंडिया स्मार्ट सिटीज अवार्ड प्रतियोगिता की, ये घोषणा की गई है इसी सम्मेलन के दौरान। अगला है उत्तर प्रदेश को सर्वश्रेष्ठ राज्य का पुरस्कार प्रदान किया गया है, इसलिए यह इम्पॉर्टेंट हो जाता है। एग्जाम में पूछा जा सकता है कि इंडिया स्मार्ट सिटीज अवार्ड प्रतियोगिता 2020 के अनुसार निम्नलिखित में से किस राज्य को सर्वश्रेष्ठ राज्य का पुरस्कार प्रदान किया गया है? नंबर 1 गुजरात, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, केरल। तो आपका आंसर हो जाएगा उत्तर प्रदेश। तो उत्तर प्रदेश में विषयवार जो विजेता शहर है उनके यहाँ पर आप देख सकते हैं कि देखिए पीसीएस के लिए इम्पॉर्टेंट है, शहरों को देखना ज़रूरी है। बाकी लेखपाल के लिए बस आयोजन कहाँ हुआ है इतना याद रखो, सूरत, गुजरात में। बाकी आप पढ़ लो, क्योंकि स्पेशली जो मैगजीन है वो पीसीएस के लिए स्पेशली जो है निकाली जाती है। बाकी और एग्जाम के लिए तो करंट अफेयर तो सेम ही रहता है। चलो, विषय हैं दे रखे हैं, शहर है और स्थान है। तो अर्थव्यवस्था के सेक्टर में यदि आप देखोगे तो इसमें जो है आगरा ने टॉप किया है, और यह टॉप ने मतलब दूसरा स्थान प्राप्त किया है आगरा ने। ठीक है, दूसरे स्थान पर है। शहरों में देखोगे तो किस सेक्टर में, तो आगरा जो है दूसरे पोजीशन पर है। वाराणसी है नंबर 1 पर, तो यह जल में है। अर्थव्यवस्था में आगरा है। इसके बाद है कोविड नवाचार पुरस्कार में भी वाराणसी जो है शामिल है। शहरों में स्थान की बात नहीं की गई है, कोविड नवाचार पुरस्कार है तो सहारनपुर को लिया गया है और नंबर 1 स्थान है। इसके बाद स्मार्ट सिटीज लीडरशिप पुरस्कार तो यहाँ वाराणसी को दिया गया है। तो स्थान नहीं, कम से कम सेक्टर को आप ज़रूर याद रख लीजिए कि किस के सेक्टर में किनको दिया गया है। तो अर्थव्यवस्था में देखो आगरा है, जल में वाराणसी है, कोविड नवाचार वाराणसी हो गया। ठीक है, तो वाराणसी आप यहाँ पर देख सकते 3 है, एक जल एक कोविड का हो गया,
दूसरा स्मार्ट सिटीज लीडरशिप में। बाकी बचता है कोविड नवाचार पुरस्कार। तो वाराणसी तो शामिल है, लेकिन नंबर 1 जो है वो सहारनपुर को दिया गया है। बाकी अर्थव्यवस्था में आगरा है। आगे बढ़ते हैं। अगला तथ्य है राज्य ऊर्जा और जलवायु सूचकांक। 11 अप्रैल 2022 को नीति आयोग ने, यह इंपॉर्टेंट तथ्य हो गया आपका कि राज्य ऊर्जा और जलवायु सूचकांक किसके द्वारा शुभारंभ किया गया है, तो यह है नीति आयोग ने। तो नीति आयोग ने राज्य और ऊर्जा जलवायु सूचकांक राउंड 1 का शुभारंभ किया है। संबंधित रिपोर्ट में उत्तर प्रदेश को लक्ष्य प्राप्तकर्ता की श्रेणी में शामिल किया गया है। तो आपको यहाँ पर ध्यान देना है कि राज्य ऊर्जा और जलवायु सूचकांक किसके द्वारा शुभारंभ किया गया है, नीति आयोग के द्वारा। उत्तर प्रदेश की क्या रिपोर्ट है, तो उत्तर प्रदेश जो है वो अचीवर की श्रेणी में शामिल किया गया है। किसमें, अचीवर की, लक्ष्य प्राप्तकर्ता की श्रेणी में। इस सूचकांक में राज्य ने 41 पॉइंट स्कोर के साथ 13वां स्थान, तो पॉइंट नहीं याद रखना, आपको स्थान याद रख लेना है। राज्य ऊर्जा और जलवायु सूचकांक में उत्तर प्रदेश का जो स्थान है वह 13वां स्थान है। किस श्रेणी में शामिल है, तो यह लक्ष्य प्राप्तकर्ता की श्रेणी में शामिल है। और यह जो सूचकांक है राज्य ऊर्जा और जलवायु, यह नीति आयोग के द्वारा जारी किया जाता है। दैट्स इट। अगला तथ्य है आपका ऑपरेशन कायाकल्प। ऑपरेशन कायाकल्प, इसके तहत राज्य में लगभग 30,000 माध्यमिक विद्यालय स्मार्ट कक्षाओं, खेल के मैदानों, उचित शौचालयों, पुस्तकालयों, कंप्यूटर प्रयोगशालाओं, कला कक्षों एवं अन्य आधुनिक सुविधाओं से सुसज्जित किए जाएंगे। तो याद रखना है, ऑपरेशन कायाकल्प जो संबंधित है वह उत्तर प्रदेश राज्य में जो होंगे माध्यमिक विद्यालय से संबंधित है, याद रखिएगा। और ऑपरेशन जो कायाकल्प है इसकी शुरुआत उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा वर्ष 2019 में ही की जा चुकी है। बढ़ते हैं अगले पेज की ओर। अगला है आपका लखनऊ में राष्ट्रीय रोग नियंत्रण केंद्र। कहाँ में, लखनऊ में। कहाँ पर, लखनऊ में। क्या, राष्ट्रीय रोग नियंत्रण केंद्र। उत्तर प्रदेश सरकार ने लखनऊ में राष्ट्रीय रोग नियंत्रण केंद्र की स्थापना को मंजूरी दी है। यह देश भर में स्थापित होने वाले कुल 6 केंद्रों में से एक होगा। लखनऊ के सरोजिनी नगर में इसकी स्थापना की जाएगी। तो एग्जाम में यदि पूछा जाता है कि निम्नलिखित में से उत्तर प्रदेश राज्य में राष्ट्रीय रोग नियंत्रण की स्थापना कहाँ पर की जाएगी, तो यह जो है कहाँ पर की जाएगी, लखनऊ में सरोजनी नगर में। तो देश भर में इसको मिलाकर 6 केंद्र हो जाएंगे। अगला है आपका दस्तक अभियान। उत्तर प्रदेश सरकार ने जल जनित और वेक्टर जनित बीमारियों के प्रसार को रोकने के लिए दस्तक अभियान शुरू किया है। कब, अप्रैल 2022 में। इस अभियान का उद्देश्य प्रदेश के लोगों को इंसेफेलाइटिस, मलेरिया, डेंगू, फाइलेरिया तथा चिकनगुनिया सहित विभिन्न संचारी रोग से सुरक्षा प्रदान करना है। तो दस्तक अभियान वैसे बहुत पुराना है, आप जानते हैं। किससे संबंधित, तो याद रखिए बीमारियों में तो जल जनित और वेक्टर जनित, जैसे कि आपका इंसेफेलाइटिस हो गया, मलेरिया, डेंगू, फाइलेरिया, इन सभी से संबंधित है। इन सभी रोगों से सुरक्षा प्रदान करने के लिए अभियान है। अभियान का नाम है दस्तक अभियान। गीतांजलि श्री कृति रेत समाधि। गीतांजलि श्री के उपन्यास रेत समाधि के अंग्रेजी अनुवाद टॉम्ब ऑफ सैंड को बुकर पुरस्कार के शीर्ष 6 दावेदारों में से शामिल किया गया है। टॉम्ब ऑफ सैंड हिंदी की पहली रचना है जिसे अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार की शीर्ष 6 दावेदारों में शामिल किया गया है। रेत समाधि का अंग्रेजी अनुवाद है टॉम्ब ऑफ सैंड, डेजी रॉकवेल ने किया है। तो अंग्रेजी में अनुवाद रेत समाधि का किसने किया है, डेजी रॉकवेल ने। ज्ञातव्य है कि गीतांजलि श्री का जन्म वर्ष 1957 ईस्वी में उत्तर प्रदेश की मैनपुरी में हुआ था। तो भाई इनका जो है उपन्यास है गीतांजलि श्री का, और उपन्यास का नाम है रेत समाधि, और ये बुकर पुरस्कार के शीर्ष 6 दावेदारों में शामिल हो चुका है। इसका अंग्रेजी अनुवाद है टॉम्ब ऑफ सैंड, और
जो अनुवाद किया गया है वह डेजी रॉकवेल ने किया है। और जो रेत समाधि टॉम्ब ऑफ सैंड या हिंदी की पहली रचना है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अयोध्या एयरपोर्ट 7 अप्रैल 2022 को उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण के मध्य भूमि लीज एग्रीमेंट पर हस्ताक्षर हुए हैं। गौरतलब है कि अयोध्या एयरपोर्ट प्रदेश में लखनऊ, वाराणसी, कुशीनगर और जेवर के बाद 5वां अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा होगा। इस हवाई अड्डे का आधिकारिक जो नाम है वह वर्ष 2021 में मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट रखा गया है। तो अयोध्या एयरपोर्ट का नाम जो बदला गया है, समझ लो इसका नाम मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट हो गया है और यह 5वां अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा होगा। इसके पहले आप जानते हैं लखनऊ, वाराणसी, कुशीनगर और जेवर हैं। वर्तमान में प्रदेश में कितने हवाई अड्डे संचालित हैं? तो 9 हवाई अड्डे संचालित हैं, जबकि 10 हवाई अड्डों के विकास पर कार्य चल रहा है, यानी कार्य प्रगति पर है। तो वर्तमान में कितने हवाई अड्डे हैं दोस्त प्रदेश में? तो 9 हवाई अड्डे जो है वो संचालित हैं, बाकी 10 पर जो है वो काम चल रहा है, कार्य प्रगति पर है, विकास चल रहा है उसका। और मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट होगा अयोध्या एयरपोर्ट का, और इसके डेवलप के लिए जो हस्ताक्षर किया गया है 7 अप्रैल 2022 को, यह उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट प्लस भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण के मध्य जो है भूमि लीज एग्रीमेंट पर हस्ताक्षर हुआ है। अगला है आपका जेम पोर्टल से खरीदारी में उत्तर प्रदेश शीर्ष स्थान पर है। उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा उपलब्ध कराए गए आंकड़ों के अनुसार पिछले 5 वर्षों में जेम पोर्टल से की गई खरीदारी उत्तर प्रदेश शीर्ष जो है टॉप पर है पूरे देश में। वहीं पर दूसरे स्थान पर गुजरात का नंबर है और तीसरे स्थान पर मध्य प्रदेश है। वर्ष 2016 में सरकारी खरीद प्रक्रिया में पारदर्शिता लाने हेतु जेम पोर्टल को लॉन्च किया गया था। तो जेम पोर्टल को लॉन्च कब किया गया? 2016 में। किस लिए? सरकारी खरीद प्रक्रिया में जो है वो पारदर्शिता लाने हेतु। तो अभी के हाल के आंकड़ों में 5 वर्षों में देखा गया है जो रिकॉर्ड सबसे ज़्यादा जो खरीदारी है जेम पोर्टल पर वह उत्तर प्रदेश ने की है, दूसरे पर गुजरात रहा है और तीसरे पर मध्य प्रदेश रहा है। जेम पोर्टल की शुरुआत कब हुई? 2016 में। लोक निर्मला सम्मान 2022 उत्तर प्रदेश की राज्यपाल आनंदीबेन पटेल ने लोक गायिका शारदा सिन्हा को लोक निर्मला सम्मान प्रदान किया है। कब? मार्च 2022 में। उत्तर प्रदेश संगीत नाटक अकादमी शारदा सिन्हा को सम्मान के साथ 1 लाख रुपया प्रदान किया गया है। तो याद रखो लोक निर्मला जो सम्मान दिया गया है 2022 का, या राज्यपाल के द्वारा किसको प्रदान किया गया है दोस्तों? तो इनका नाम है शारदा सिन्हा। तो यह उत्तर प्रदेश की जो संगीत नाटक अकादमी इसके द्वारा 1 लाख रुपए प्रदान किया गया है। शारदा सिन्हा मैथिली अथवा भोजपुरी की क्या है? लोक गायिका हैं। अगला जो फैक्ट है आपका तीसरा राष्ट्रीय जल पुरस्कार। तो उत्तर प्रदेश जो है शीर्ष राज्य बन चुका है तीसरे राष्ट्रीय जल पुरस्कार में। भारत के राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने विज्ञान भवन नई दिल्ली में तीसरे राष्ट्रीय जल पुरस्कार समारोह में विजेताओं को पुरस्कार प्रदान किया। जल संरक्षण की दिशा में सबसे अच्छा सर्वश्रेष्ठ जो प्रदर्शन करने के लिए सर्वश्रेष्ठ राज्य को जो चुना गया है वह अपने प्यारे उत्तर प्रदेश को चुना गया है। इसने पहला पुरस्कार जीता है। तो याद रखिए हाल ही में घोषणा की गई तीसरा राष्ट्रीय जल पुरस्कार किसने टॉप किया दोस्तों? उत्तर प्रदेश को जो है वो पहला पुरस्कार प्रदान किया गया है, जबकि दूसरे स्थान पर राजस्थान रहा है और तीसरे स्थान पर तमिलनाडु रहा। मुजफ्फरपुर को उत्तरी क्षेत्र में सर्वश्रेष्ठ जिले के रूप में प्रथम पुरस्कार प्राप्त हुआ है। वहीं पर उत्तरी क्षेत्र में अगर आप देखेंगे जिले सर्वश्रेष्ठ तो मुजफ्फरपुर है, और सर्वश्रेष्ठ जिले की अगर यदि पंचायत गांव पंचायत की बात की जाएगी तो वाराणसी का एक गांव पंचायत है, नाम है बलुआ, इसको तीसरा पुरस्कार प्रदान किया गया है। इस अवसर पर माननीय राष्ट्रपति ने
जलशक्ति अभियान कैच द रेन अभियान 2022 का शुभारंभ भी किया है। तो याद रखिएगा, जलशक्ति अभियान कैच द रेन अभियान का शुभारंभ किसने किया है? तो राष्ट्रपति के द्वारा किया गया है इस अभियान की शुरुआत। और याद रखिए, जो तीसरा राष्ट्रीय जल पुरस्कार है, इसमें जो टॉप करने वाला राज्य है, सबसे पहला जो राज्य है नंबर 1 पर, वो अपना प्यारा उत्तर प्रदेश है। दूसरे नंबर पर जो है वो राजस्थान है दोस्तों, और तीसरे नंबर पर तमिलनाडु है। जिलों में आप देखेंगे तो जिलों की श्रेणी में सबसे, यानी जो उत्तर रीजन है, उत्तरी क्षेत्र है, उसमें कौन सा जिला टॉप किया है? तो वो है मुजफ्फरपुर है। और सर्वश्रेष्ठ गांव पंचायत यदि पूछा जाता है तो जिसको कि तीसरा पुरस्कार प्रदान किया गया है, और वो है बलुआ ग्राम पंचायत है। और कहाँ की है? तो वो है वाराणसी की, नरेंद्र मोदी का जो लोकसभा क्षेत्र है। अगला तथ्य है जो कि उत्तर प्रदेश का भी विधानसभा का चुनाव हुआ, और नए जो है ये अध्यक्ष बने हैं उत्तर प्रदेश की विधानसभा की अध्यक्ष। नाम है इनका सतीश महाना। भाजपा की वरिष्ठ नेता सतीश महाना को उत्तर प्रदेश की 18वीं विधानसभा का निर्विरोध अध्यक्ष चुना गया है। 18वीं विधानसभा का चुनाव हुआ है, निर्विरोध जो है अध्यक्ष चुने गए हैं। नाम है इनका सतीश महाना। सदन में निर्वाचन की घोषणा प्रोटेम्प्ट स्पीकर रमापति शास्त्री ने की है। तो प्रोटेम्प्ट स्पीकर का नाम भी याद रखिएगा, नाम क्या रहा इनका? रमापति शास्त्री। और लोकसभा अध्यक्ष कौन बने? निर्विरोध चुने गए सतीश महाना। अगला तथ्य है हिंदी साहित्य सम्मेलन। तो 12-13 मार्च 2022 तक उत्तर प्रदेश के प्रयागराज में तो हिंदी साहित्य सम्मेलन कहाँ पर दोस्तों? तो 2 दिवसीय रहा है, 12 और 13 मार्च 2022 को। और इसका आयोजन जो रहा है सम्मेलन का हिंदी साहित्य का, वह प्रयागराज में। हिंदी साहित्य सम्मेलन के 73वें वार्षिक अधिवेशन का जो है आयोजन किया गया, कहाँ? प्रयागराज में। तो 73वां ये भी याद रखिए, कभी कभी घुमा के पूछ लेते हैं कौन सा रहा है, तो 73वां रहा है। कहाँ पर? प्रयागराज में। तो प्रयागराज का पूर्व नाम इलाहाबाद, अब वर्तमान में क्या है? प्रयागराज। और उल्लेखनीय यह है कि सम्मेलन के 111 वर्षों के इतिहास में अब तक 7 बार प्रयागराज में अधिवेशन किया गया है। किसका? हिंदी साहित्य सम्मेलन का। कौन सा रहा है दोस्तों? तो ये 73वां वार्षिक अधिवेशन रहा है, प्रयागराज में किया गया है। और अब तक 7 बार जो है आयोजन किया जा चुका है। यहाँ अंतिम बार वर्ष 1994 में जो है अधिवेशन किया गया था। अब 1994 के बाद अब आपने देखा 2022 में इसका आयोजन प्रयागराज में किया गया। तो ये सभी तथ्य इम्पॉर्टेंट है, याद रखिए। हिंदी साहित्य सम्मेलन का 73वां जो वार्षिक अधिवेशन है, कहाँ हुआ? प्रयागराज में। कितनी बार हो चुका? इनको मिलाकर 7 बार। इसके पहले जो 6ठी बार रहा है उत्तर प्रदेश में, वह 1994 में। उत्तर प्रदेश की आरती राणा एवं नीरजा माधव नारी शक्ति पुरस्कार से सम्मानित की गए। कौन? आरती राणा एवं नीरजा माधव। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के अवसर पर, तो अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस हर साल कब मनाया जाता है? 8 मार्च को मनाया जाता है। तो इसी अवसर पर राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने महिला सशक्तिकरण की दिशा में असाधारण कार्य करने वाली, महिला सशक्तिकरण की दिशा में असाधारण कार्य करने वाली प्रदेश की इन दोनों महिलाओं को, कौन कौन? आरती राणा एवं नीरजा माधव। क्या दिया गया इनको? नारी शक्ति पुरस्कार। तो याद रखिए किस लिए दिया गया है? तो नारी शक्ति पुरस्कार है। फिर भी आप यहाँ देख ही लो, महिला सशक्तिकरण की दिशा में असाधारण कार्य करने के लिए प्रदान किया गया है। इनमें जो प्रदान किया गया 2020 और 21 दोनों को प्रदान किया गया है। तो ध्यान देना है, 2020 के लिए जो चुना गया है वो आरती राणा को और नीरजा माधव को 2021 का। अगला तथ्य है अंतर्राष्ट्रीय ध्रुपद मेला 2022। वाराणसी के तुलसी घाट पर इस मेले के 48वीं संस्करण का आयोजन किया गया। तो याद रखो, अंतर्राष्ट्रीय ध्रुपद मेला 2022 का आयोजन कहाँ किया गया? तो उत्तर प्रदेश में। कहाँ पर? वाराणसी की तुलसी घाट पर। इस मेले का आयोजन महाराणा बनारस विद्यानाथ एवं ध्रुपद समिति के तत्वाधान में किया गया।
ध्रुपद मेला एक वार्षिक कार्यक्रम है जिसका आयोजन प्रतिवर्ष फरवरी मार्च माह में किया जाता है। ध्यातव्य है कि ध्रुपद हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत की एक महत्वपूर्ण शैली है। ध्रुपद बैजू बावरा मध्यकालीन भारत में एक ध्रुपद संगीतकार थे। तो हिस्ट्री के पॉइंट आप इसे मान लो पूछ ले एग्जाम में, कला एवं संस्कृति सेक्टर में डाल दे पोर्शन में, बैजू बावरा किससे संबंधित, तो एक ध्रुपद संगीतकार रहे हैं। तो ये जो ध्रुपद मेला है अंतर्राष्ट्रीय 2022 का कहाँ हुआ है, तो उत्तर प्रदेश के बनारस में हुआ है और ये 48वां संस्करण रहा है दोस्त। 26 फरवरी से लेकर के 2022 यानी 2 मार्च 2022 के बीच इसका आयोजन किया गया। ठीक है, तो याद रखो। बाकी जो कौन से इसमें ट्रस्ट के द्वारा, ये सब इतना इम्पॉर्टेंट नहीं, लेकिन इसका कब से कब तक रहा है, कहाँ पर हुआ है, कौन सा संस्करण रहा है, साथ ही ये जो ध्रुपद है, ध्रुपद जो संगीतकार हैं ये बैजू बावरा रहे, मध्यकालीन भारत में एक प्रमुख। आगे बढ़ते हैं। हाँ, लखनऊ में देश का पहला ग्रीन बूथ, देश का पहला ग्रीन बूथ है। उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव 2022 के चौथे चरण में लखनऊ के एपी सेन पीजी कॉलेज में ग्रीन बूथ बनाया गया। तो फरवरी 2022 में इलेक्शन रहा, उस समय बनाया गया। तो देश का पहला है ग्रीन बूथ। कब? विधानसभा का जब इलेक्शन रहा यूपी का। लोगों को पर्यावरण के प्रति जागरूक करने के लिए इस बूथ का निर्माण किया गया था। इस बूथ की विशेषता रहा कि शून्य कार्बन उत्सर्जन है, क्योंकि इस बूथ हेतु आवश्यक समग्र ऊर्जा की आपूर्ति सौर ऊर्जा से की गई। किससे? सौर ऊर्जा से की गई। बिजली उजली वहाँ पर कुछ नहीं। ठीक है, तो याद रखो लखनऊ में देश का पहला ग्रीन बूथ। ठीक है, कॉलेज को भी ध्यान रख लो, यूपी स्पेशल में डाल दे कम से कम, तो एपी सेन पीजी कॉलेज में। संजय गांधी पीजीआई में रोबोट से ऑपरेशन। किससे? रोबोट से ऑपरेशन। संजय गांधी पोस्ट ग्रेजुएट इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज लखनऊ, जिसको कि शॉर्ट में बोला जाता है एसपीजीआई। तो एसजीपीजीआई में पहली बार रोबोट से 2 बच्चों का, बच्चों की ही जान ले चलो, 2 बच्चों का जटिल ऑपरेशन जो है वो सफल रहा है। पीजीआई लखनऊ रोबोट के माध्यम से बच्चों का ऑपरेशन करने वाली उत्तर प्रदेश की पहली संस्था बन गई है। तो यदि एग्जाम में पूछा जाता है कि निम्नलिखित में से रोबोट के द्वारा जटिल ऑपरेशन करने में सफल रहा इंस्टीट्यूट कौन सा है, तो वो है संजय गांधी पोस्ट ग्रेजुएट इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज लखनऊ। 2 बच्चों का जो है ऑपरेशन करने में सफल रहा है। और ये जो पीजीआई है, एसजीपीजीआई, यह उत्तर प्रदेश की पहली संस्था बन गई है रोबोट के माध्यम से बच्चों का ऑपरेशन करने वाली। स्वदेशी सर्च इंजन दैट इज भारत सर्च, समझ रहे हो आप, भारत सर्च। अब स्वदेशी सर्च इंजन भी अपना होगा भारत सर्च। छत्रपति साहू जी महाराज विश्वविद्यालय कानपुर की इंक्यूबेटेड कंपनी भारत टेक ने अत्याधुनिक स्वदेशी सर्च इंजन दैट इज भारत सर्च का विकास किया है। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्ट है, याद जरूर रखिएगा दोस्त, भारत सर्च। ठीक है, तो यह एक सर्च इंजन होगा, अपना स्वदेशी होगा। और किसने विकसित किया है? तो ये छत्रपति साहू जी महाराज विश्वविद्यालय कानपुर की एक इंक्यूबेटेड कंपनी भारत टेक ने जो है इसको डेवलप किया है। गूगल की तरह ही भारत सर्च नेट एल्गोरिदम से विभिन्न प्लेटफॉर्म का मौजूद विषय वस्तु को अपने प्लेटफॉर्म पर लाता है। अगला फैक्ट है, नोएडा में वेस्टलैंड टू वेस्टलैंड परियोजना। नोएडा प्राधिकरण द्वारा सेक्टर 54 के डंपिंग ग्राउंड को वेस्टलैंड टू वेस्टलैंड परियोजना की तर्ज पर समुद्री बीच के रूप में विकसित किया जा रहा है। तो याद रखना, उत्तर प्रदेश का कौन सा स्थल है, तो वह नोएडा में है। और नोएडा प्राधिकरण के द्वारा ही जो है वो वेस्ट टू वेस्टलैंड परियोजना के तर्ज पर जो है वो समुद्री बीच के रूप में डेवलप किया जा रहा है। और 25 एकड़ क्षेत्र में बनने वाले इस वेटलैंड में घूमने के लिए पार्क के साथ कई अन्य मनोरंजन की साधन भी उपलब्ध होंगे। कहाँ पर? नोएडा में। कितना एकड़? 25 एकड़। न्यूयॉर्क में मेड इन इंडिया परफ्यूम लॉन्च किया गया।
उत्तर प्रदेश में कन्नौज में, तो जानते हो कन्नौज का इत्र मशहूर है। वैसे यहाँ पर छापा भी पड़ा था, आप जानते हो, व्यापारी के यहाँ, तो वहाँ पर रुपयों की बौछार हो गई थी। तो उत्तर प्रदेश में कन्नौज में निर्मित मेड इन इंडिया परफ्यूम को आज़ादी का अमृत महोत्सव कार्यक्रम के तहत न्यूयॉर्क में लॉन्च किया गया है। कब? फरवरी 2022 में। मेड इन इंडिया परफ्यूम को, ठीक है, कहाँ है? कन्नौज में निर्मित रहा ये, तो कन्नौज वाला इत्र के लिए जाना ही जाता है। तो आज़ादी का अमृत महोत्सव कार्यक्रम के तहत जो है कहाँ दोस्त लॉन्च किया गया? न्यूयॉर्क में। ध्यातव्य है कि कन्नौज अपने इत्र के लिए विश्व भर में जाना जाता है और इसे भारत की इत्र राजधानी भी कहा जाता है। किसको? कान्यकुब्ज कन्नौज को। आगे बढ़ते हैं। डॉक्यूमेंट्री क्या है? राइटिंग विद फायर। भारत की डॉक्यूमेंट्री फीचर राइटिंग विद फायर ऑस्कर 2022 हेतु जो है क्या है, नॉमिनेट की गई है, राइटिंग विद फायर को। हालांकि यह पुरस्कार जीतने में क्या है, असफल रही है। नॉमिनेट रही लेकिन असफल हो गई पुरस्कार जीतने में। राइटिंग विद फायर उत्तर प्रदेश के चित्रकूट से प्रकाशित खबर लहरिया पर आधारित है। इस डॉक्यूमेंट्री का निर्देशन रिंटू थॉमस तथा सुशमित घोष द्वारा किया गया है। खबर लहरिया अखबार को सिर्फ दलित महिलाओं द्वारा संचालित किया जाता है। राइटिंग विद फायर ने सनडांस फिल्म फेस्टिवल 2021 में वर्ल्ड सिनेमा डॉक्यूमेंट्री श्रेणी में ऑडियंस अवार्ड एवं स्पेशल जूरी अवार्ड जीता था। तो याद रखना, यदि एग्जाम में पूछा जाता है, हाल ही में डॉक्यूमेंट्री जो है फिल्म ये आपका राइटिंग विद फायर है, जो कि नॉमिनेट की गई थी ऑस्कर 2022 के लिए। और राइटिंग विद फायर जो है ये एक उत्तर प्रदेश का चित्रकूट से प्रकाशित होने वाला खबर लहरिया है, इसी पर जो है आधारित रहा है। चलिए आगे बढ़ते। और विशेषकर जो खबर लहरिया है ना, ये अखबार को जो है सिर्फ और सिर्फ दलित महिलाओं द्वारा ही क्या है, संचालित किया जाता है। तो यूपी स्पेशल है, समझ रहे हो, कम से कम 2 से 3 प्रश्न यहीं से आपको पीसीएस में मिल जाएंगे। अगला है आपका उत्तर प्रदेश की झांकी को सर्वश्रेष्ठ झांकी का पुरस्कार। रक्षा मंत्रालय द्वारा गणतंत्र दिवस 2022 की सर्वश्रेष्ठ झांकी एवं सर्वश्रेष्ठ मार्चिंग टुकड़ियों के परिणाम घोषित किए गए, जिसमें कि उत्तर प्रदेश की जो झांकी है इसको सर्वश्रेष्ठ झांकी के रूप में चुना गया। गणतंत्र दिवस परेड में उत्तर प्रदेश की वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट और काशी विश्वनाथ धाम विषय पर आधारित झांकी को पहला स्थान प्राप्त हुआ है। अगला है आपका श्री लाल शुक्ल स्मृति इफ़को साहित्य सम्मान 2021। 31 जनवरी 2022 में वर्ष 2021 हेतु यह सम्मान रांची के कथाकार शिवमूर्ति को प्रदत्त किया गया है। तो याद रखिए, श्री लाल शुक्ल स्मृति इफ़को साहित्य सम्मान 2021 किसको प्रदान किया गया है? तो यह जो सम्मान दिया गया है वहाँ एक रांची के कथाकार है, इनका नाम है शिवमूर्ति। अगला प्रश्न है आपका ब्रज की 84 कोशी परिक्रमा मार्ग से संबंधित। तो केंद्रीय सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन जयराम गडकरी ने मथुरा उत्तर प्रदेश में ब्रज के 84 कोशी परिक्रमा मार्ग के विकास की घोषणा की है। कब? 7 जनवरी 2022 को। तो याद रखो, एग्जाम में यदि पूछा जाता है कि हाल ही में नितिन जयराम गडकरी के द्वारा उत्तर प्रदेश में कहाँ पर ब्रज के 84 कोशी परिक्रमा मार्ग का जो है वो घोषणा की गई है डेवलप के लिए, कहाँ पर होगा? तो ब्रज किससे संबंधित? मथुरा। तो इस तरह लगा लेना दिमाग, मथुरा में। यह मार्ग अयोध्या के 84 कोशी परिक्रमा मार्ग की तरह निर्मित किया जाएगा। 84 कोशी परिक्रमा। मथुरा के अलावा यह जो मार्ग है वह राजस्थान हरियाणा के सीमावर्ती क्षेत्रों से होकर गुजरेगा। तो कहाँ से गुजरेगा? 84 कोसी, यह भी इम्पोर्टेंट है। तो मथुरा के अलावा यह राजस्थान और हरियाणा के सीमावर्ती क्षेत्रों से होकर गुजरेगा। इस मार्ग को नए राष्ट्रीय राजमार्ग के रूप में घोषित किया जाएगा और भारतमाला परियोजना चरण 2 में शामिल किया जाएगा। नेक्स्ट तथ्य है मैनपुरी स्थित सैनिक स्कूल का नाम परिवर्तित कर दिया गया।
तो उत्तर प्रदेश सरकार ने मैनपुरी जिले में स्थित सैनिक स्कूल का नाम परिवर्तित कर जनरल बिपिन रावत, कौन है ये? वही अपने देश के पहले जो है CDS रहे। तो जनरल बिपिन रावत के नाम पर होगा मैनपुरी का जो सैनिक स्कूल है। किसके नाम पर? जनरल बिपिन रावत। ध्यातव्य है कि जनरल बिपिन रावत भारत के पहले चीफ ऑफ डिफेंस थे। अगला है आपका आगरा मास्टर प्लान 2031। आगरा विकास प्राधिकरण द्वारा आगरा मास्टर प्लान 2031 को सार्वजनिक किया गया 5 जनवरी 2022 को। इस मास्टर प्लान में पहली बार ताज धरोहर क्षेत्र का गठन किया गया है। तो याद रखो, निम्नलिखित में से यदि पूछा जाता है कि आगरा मास्टर प्लान के तहत किस क्षेत्र को जो है वो किस क्षेत्र का गठन किया गया है, तो है आगरा में स्थित कौन है, फेमस कौन है, तो ताजमहल। तो ताज याद रखिएगा, ताज धरोहर। बाकी इससे संबंधित ताजमहल वाली खबरें आपने देखा होगा, तेजो महल वाली कुछ चल रही होगी न्यूज, है ना। वैसे इस पे पिटीशन जो फाइल किया गया था वो हाई कोर्ट के द्वारा इसको जो है अस्वीकार कर दिया गया। उन्होंने बोला और PhD करो। चलो, मेजर ध्यानचंद खेल विश्वविद्यालय है। तो भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मेरठ जिले के सरधरा में मेजर ध्यानचंद खेल विश्वविद्यालय का शिलान्यास किया। इससे संबंधित तथ्य आपको उत्तराखंड PCS में मिला रहा है प्रश्न। इस विश्वविद्यालय में खेल विज्ञान तथा खेल प्रौद्योगिकी संबंधित पाठ्यक्रमों का प्रशिक्षण एवं शोध कार्य संचालित किया जाएगा। भारत का पहला खेल विश्वविद्यालय वर्ष 2018 में मणिपुर में स्थापित किया गया था। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। अगला है 54वां दीक्षांत समारोह। 28 दिसंबर 2021 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान IIT कानपुर के 54वें दीक्षांत समारोह को संबोधित किया। राष्ट्रीय ब्लॉकचेन परियोजना के तहत प्रधानमंत्री ने ब्लॉकचेन आधारित डिजिटल डिग्री का शुभारंभ किया है। इन डिग्रियों को पूरे विश्व में कहीं भी सत्यापित किया जा सकता है। एग्जाम में पूछा जाता है कि हाल ही में प्रधानमंत्री के द्वारा ब्लॉकचेन आधारित डिजिटल डिग्री का जो शुभारंभ किया गया वो IIT कानपुर की 54वें दीक्षांत समारोह में, अर्थात कानपुर जो IIT है वहाँ पर इसका शुभारंभ किया गया मोदी जी के द्वारा। अगला फैक्ट है आपका लखनऊ में ब्रह्मोस मिसाइल निर्माण इकाई। केंद्रीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने लखनऊ में ब्रह्मोस एरोस्पेस क्रूज मिसाइल निर्माण इकाई और DRDO के रक्षा प्रौद्योगिकी परीक्षण केंद्र की आधारशिला रखी 26 दिसंबर 2021 को। तो ब्रह्मोस मिसाइल निर्माण इकाई उत्तर प्रदेश में कहाँ पर? याद रखो, लखनऊ में। वाराणसी में विभिन्न परियोजनाओं का शिलान्यास और उद्घाटन। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा वाराणसी में अमूल की बनास काशी संकुल परियोजना का शिलान्यास 23 दिसंबर 2021 को किया गया। डेयरी उत्पादों की गुणवत्ता और सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए प्रधानमंत्री ने प्रमाणन चिन्ह डेयरी मार्क भी लॉन्च किया। रामनगर वाराणसी में प्रदेश के सबसे बड़े गोबर संयंत्र बायोगैस जो संयंत्र है इसका शुभारंभ किया गया। तो याद रखो, यदि एग्जाम में पूछा जाता है कि उत्तर प्रदेश का जो सबसे बड़ा गोबर बायोगैस संयंत्र है इसका जो शुभारंभ किया गया है कहाँ पर? तो रामनगर में। कहाँ रामनगर? वाराणसी वाला रामनगर, वरना रामनगर तो बाराबंकी में मिल जाएगा। तो याद रखो रामनगर वाराणसी में। तो डिस्ट्रिक्ट याद रखो वाराणसी। उत्तर प्रदेश भारत में सर्वाधिक दुग्ध उत्पादन करने वाला जो राज्य है उत्तर प्रदेश। तो याद रखो। आगे बढ़ते हैं। चलो आगे, बाकी ये सब बनास काशी संकुल आएगा तो आप गैसे ही कर ले जाओ, बनास नाम में छिपा हुआ है, ठीक है। तो याद रखो उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा जो गोबर बायो संयंत्र गैस कहाँ पर होगा? तो ये याद रखो बनारस में। चलो आगे, निपुण भारत निगरानी केंद्र। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने गोरखपुर में निपुण भारत निगरानी केंद्र का उद्घाटन किया है। तो याद रखो निपुण भारत निगरानी केंद्र कहाँ होगा? तो योगी आदित्यनाथ जहाँ से आते हैं गोरखपुर में, ठीक है।
वहीं पर इनका है पीठ, तो वहीं से है ये। तो याद रखो दोस्तों, निपुण भारत निगरानी कहाँ पर होगा? गोरखपुर में। प्रदेश में शिक्षा की आधारभूत इकाई बेसिक शिक्षा परिषद द्वारा तकनीक का बेहतर उपयोग करते हुए GIS आधारित विद्यालयवार परफॉर्मेंस किट मैप, लर्निंग कम आउट मैप बेस्ट निपुण भारत योजना का भी उन्होंने शुभारंभ किया। बस इतना याद रखो, निपुण भारत निगरानी केंद्र कहाँ? गोरखपुर में, 19 दिसंबर 2021 को। अगला तथ्य है आपका पीलीभीत से संबंधित। तो यह उत्तर प्रदेश स्थित इस जिले में 3 दिवसीय बांसुरी महोत्सव आयोजित। तो उत्तर प्रदेश में बांसुरी महोत्सव का आयोजन जो 3 दिवसीय रहा है 17, 18 और 19 दिसंबर को कहाँ पर आयोजित रहा है? तो बांसुरी का जो दिवस आयोजन महोत्सव किया गया या कहाँ? पीलीभीत में। इस महोत्सव में पीलीभीत के कारीगरों ने 16.06 फीट लंबी बांसुरी बनाकर, समझ लो, बांसुरी की लंबाई भी याद रखो, 16.06 फीट बांसुरी बनाकर जिले का नाम इंडियन बुक ऑफ रिकॉर्ड्स और वर्ल्ड रिकॉर्ड्स इंडिया में दर्ज करा दिया। तो लंबाई भी भैया इंपॉर्टेंट है, क्योंकि नाम इन्होंने दर्ज करा दिया अपना, 16.06 फीट है बांसुरी की लंबाई। लखनऊ में मेडटेक केंद्रीय मंत्री राजीव चंद्रशेखर द्वारा यहाँ स्थित SGPGI में, SGPGI याद आ रहा ना, रोबोट से 2 बच्चों का क्या है ऑपरेशन सफल किया गया ना, वही वाला है। तो ये है आपका, तो SPGI में जो है उत्तर भारत के पहले उद्यमिता केंद्र मेडटेक का जो है उद्घाटन किया गया है। तो याद रखो, मेडटेक का उद्घाटन कहाँ है दोस्तों? लखनऊ में। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह द्वारा इस शहर में उत्तर प्रदेश स्टेट इंस्टीट्यूट ऑफ फॉरेंसिक साइंसेज का शिलान्यास 1 अगस्त 2021 को जो है किया गया। वहीं पर रामनाथ कोविंद के द्वारा उत्तर प्रदेश की राजधानी शहर में भारत रत्न डॉक्टर भीमराव अंबेडकर स्मारक एवं संस्कृत केंद्र का शिलान्यास 29 जून 2021 को किया गया था। तो यहाँ से आपके 2-3 फैक्ट आ रहे हैं। एक तो मेडटेक कहाँ होगा? तो मेडटेक जो स्थापित होगा यह होगा लखनऊ में, ठीक है, लखनऊ में उद्घाटन किया गया SPGI में। इसके अलावा जो उत्तर प्रदेश स्टेट इंस्टीट्यूट ऑफ फॉरेंसिक साइंसेज का शिलान्यास किया गया, तो यह गृह मंत्री अमित शाह के द्वारा किया गया 1 अगस्त को। इसके अलावा राष्ट्रपति के द्वारा भी उत्तर प्रदेश की राजधानी शहर यानी लखनऊ में भारत रत्न डॉक्टर भीमराव अंबेडकर एवं सांस्कृतिक केंद्र का शिलान्यास किया गया। तो 2-3 फैक्ट हैं, आगे बढ़ते हैं। अखिल भारतीय महापौर सम्मेलन उत्तर प्रदेश के कहाँ पर? वाराणसी जिले में अखिल भारतीय महापौर सम्मेलन का वर्चुअल माध्यम से आयोजन 17 दिसंबर 2021 को किया गया। इसका जो शुभारंभ है वो माननीय प्रधानमंत्री के द्वारा किया गया। और थीम क्या रहा? तो थीम रहा है नया शहरी भारत। तो एग्ज़ाम में यदि पूछा जाता है कि अखिल भारतीय महापौर सम्मेलन जो कि 17 दिसंबर 2021 को वाराणसी में किया गया, इसका थीम क्या रहा है? तो नया शहरी भारत रहा है। शहर क्या रहा है? वाराणसी रहा है। याद रखना दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। अगला है काशी विश्वनाथ धाम कॉरिडोर, है ना। तो ऐसी चीज़ों के यदि आप टीवी चैनल पर देखते होंगे, बैठते होंगे अगर, तो ऐसी खबरों को आपने बहुत देखा होगा, बार बार घुमा कर दिखाते हैं ना। तो जानते हैं जैसा कि मीडिया का अपने जो रैंक हो गया है वो 150 पहुंच गया है ना। तो चलो, काशी विश्वनाथ धाम कॉरिडोर है। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने उत्तर प्रदेश के जनपद वाराणसी में श्री काशी विश्वनाथ धाम कॉरिडोर का लोकार्पण 13 दिसंबर 2021 को किया है। यह कॉरिडोर वाराणसी के प्राचीन काशी विश्वनाथ मंदिर को सीधा गंगा घाट से जोड़ता है। यह मंदिर कॉरिडोर पहले केवल 3000 वर्ग फीट में था, जिसे अब लगभग 5 लाख वर्ग फीट क्षेत्र में विस्तृत कर दिया गया। ठीक है, तो बम बम भोले। अब यहाँ पर आपको एक और न्यूज़ में चल रहा होगा, वहाँ की एक मस्जिद है, काफ़ी चर्चा में है ना आजकल। तो वो भी पूछा जा सकता है कि ज्ञान वापी मस्जिद कहाँ पर लोकेटेड है, तो वो भी वाराणसी में है। आगे बढ़ते हैं। गोरखपुर विशेष शिक्षा क्षेत्र। केंद्रीय शिक्षा, कौशल विकास और उद्यमिता मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने
गोरखपुर को विशेष शिक्षा क्षेत्र बनाने की घोषणा की है। तो एग्जाम में पूछा जाता है कि हाल ही में उत्तर प्रदेश की किस शहर को, किस जिला को विशेष शिक्षा क्षेत्र बनाने की घोषणा की गई है केंद्रीय शिक्षा मंत्री के द्वारा, वो कौन सा जिला होगा? तो योगी जी का डिस्ट्रिक्ट है गोरखपुर। विशेष शिक्षा क्षेत्र का उद्देश्य है कि छात्रों को वैश्विक नागरिक के रूप में तैयार करना और अकादमिक गतिविधियों के माध्यम से विश्व समस्याओं का समाधान करना। नोएडा में बनेगा देश का सबसे बड़ा हेलीपोर्ट। तो देश का सबसे बड़ा जो हेलीपोर्ट होगा कहाँ बनेगा दोस्तों? नोएडा में। उत्तर प्रदेश सरकार ने नोएडा में देश के सबसे बड़े हेलीपोर्ट को बनाने का प्रस्ताव को मंजूरी दिसंबर 2021 में प्रदान की है। इस हेलीपोर्ट को पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप ट्रिपल-P मॉडल पर नोएडा के सेक्टर 151A में बनाया जाएगा। तो सेक्टर वक्टर मत याद रखो, इतना याद रखो कि नोएडा में बनेगा देश का सबसे बड़ा हेलीपोर्ट। ध्यातव्य है कि वीवीआईपी मूवमेंट के लिए इस्तेमाल होने वाला विश्व का सबसे बड़ा जो हेलीकॉप्टर वो है Mi-172 भी यहाँ से टेक ऑफ एवं लैंड कर सकेगा। तो पीसीएस के लिए खासकर स्टेटमेंट बना के पूछ सकते हैं, प्रश्न पूछ ले कि देश का सबसे बड़ा हेलीपोर्ट के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? नंबर 1, यह नोएडा में जो है बनेगा। दूसरा डाल दे कथन की इस हेलीपोर्ट पर जो है विश्व के जो बड़े हेलीकॉप्टर Mi-171 जो है यहाँ पर टेक ऑफ और लैंड कर सकेंगे। तो दोनों के दोनों कथन सत्य होंगे। इस तरह याद रखिए। आगे बढ़ते हैं। अगला है आपका गोरखपुर में विभिन्न परियोजनाओं का लोकार्पण। गोरखपुर में तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गोरखपुर जिले में लगभग 10,000 करोड़ की लागत से जो है स्थापित विभिन्न परियोजनाओं का लोकार्पण किया। कब? दिसंबर 2021 में। इन परियोजनाओं में गोरखपुर उर्वरक संयंत्र, अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान यानी एम्स तथा ICMR क्षेत्रीय चिकित्सा अनुसंधान केंद्र शामिल है। तो गोरखपुर उर्वरक संयंत्र से आप नाम गैसी कर ले जाओ, गोरखपुर हो जाएगा। एम्स भी वहीं पर, उसके बाद ICMR क्षेत्रीय चिकित्सा अनुसंधान केंद्र। अगला है आपका दोस्त मंत्र क्या है? एक ट्रैकिंग ऐप है। तो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी ने 5,000 नवीन स्वास्थ्य उपकेंद्रों, 15 BSL, 2 प्रयोगशालाओं तथा मां नवजात ट्रैकिंग ऐप दर्ज मंत्र का लोकार्पण किया है। तो याद रखो मंत्र है क्या? तो मंत्र जो है एक ट्रैकिंग ऐप है, याद रखना, ठीक है, जिसमें कि 15 BSL, 2 प्रयोगशालाओं, मां नवजात इससे संबंधित है। आगे बढ़ते हैं। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के नाम पर राष्ट्रीय विधि विश्वविद्यालय। तो अपने प्यारे भारत के पहले जो राष्ट्रपति रहे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, तो इनकी जो 137वीं जयंती रही, इसी जयंती के अवसर पर मुख्यमंत्री योगी के द्वारा जो है प्रयागराज में स्थापित किए जा रहे राष्ट्रीय विश्वविद्यालय का नाम जो है वो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के नाम पर हो गया है। तो यदि एग्जाम में पूछा जाता है कि उत्तर प्रदेश में राष्ट्रीय विधि विश्वविद्यालय कहाँ पर स्थापित किया जा रहा है, तो यदि विधि विश्वविद्यालय आ गया तो विधि का मतलब हो गया कानून, ठीक है, नियम। तो कानून नियम वगैरह आपके जहाँ जाते, कानून की बात कौन करता है? कोर्ट में बात होती है। कोर्ट आपका कहाँ पर है भाई? इलाहाबाद हाई कोर्ट, इलाहाबाद, प्रयागराज। तो वहीं होगा, तो वहीं होगा, गेस करना नाम से, ठीक है। प्रयागराज में नाम क्या होगा? अब पहले राष्ट्रपति राजेंद्र प्रसाद के नाम पर हो जाएगा। अगला है आपका विश्वविद्यालय की जो स्थापना हेतु वर्ष 2020 में उत्तर प्रदेश विधानमंडल द्वारा उत्तर प्रदेश राष्ट्रीय विधि विश्वविद्यालय प्रयागराज अधिनियम 2020 पारित किया गया था। अगला प्रश्न है दोस्तों, गोरखपुर में दूरदर्शन भू उपग्रह केंद्र का लोकार्पण। तो यदि एग्जाम में पूछा जाता है कि उत्तर प्रदेश में दूरदर्शन भू उपग्रह केंद्र का लोकार्पण कहाँ पर किया गया है, तो याद रखिएगा योगी जी आदित्यनाथ के द्वारा किया गया है। कहाँ पर? अपने ही घर में कर लिए, मतलब याद रखने का तरीका
कहाँ? गोरखपुर में। अगला है माँ शाकंभरी विश्वविद्यालय। तो माँ शाकंभरी का मेला आप जानते हैं उत्तर प्रदेश में मशहूर है। कहाँ पर? सहारनपुर में अक्सर पूछा जाता है एग्जाम में। तो माँ शाकंभरी विश्वविद्यालय होगा। केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री, यह एक नया मंत्रालय बना है, इसके मंत्री अमित शाह जी ही हैं। ठीक है, तो केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री अमित शाह ने सहारनपुर जिले के पुनवारका ग्राम में माँ शाकंभरी विश्वविद्यालय का शिलान्यास किया है। यह एक राज्य विश्वविद्यालय होगा। तो माँ शाकंभरी से आप लगा ही ले जाओगे सहारनपुर के मेले से संबंधित सहारनपुर डिस्ट्रिक्ट। अगला है आपका दोस्तों गोरखपुर मेट्रो प्रोजेक्ट। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने पब्लिक इन्वेस्टमेंट बोर्ड की बैठक में गोरखपुर मेट्रो लाइट रेल प्रोजेक्ट के फेज 1 का अनुमोदन किया है। गोरखपुर में मेट्रो ट्रेन का 2 रूटों पर संचालन प्रस्तावित है। आगे बढ़ो। नवाब वाजिद अली शाह प्राणी उद्यान कहाँ है? लखनऊ में। वही जू है लखनऊ का चिड़ियाघर। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने नवाब वाजिद अली शाह प्राणी उद्यान के शताब्दी समारोह में शताब्दी स्तंभ का अनावरण किया। 19 नवंबर 2021 को यह प्राणी उद्यान लखनऊ शहर में स्थित है। निर्यात नीति उत्तर प्रदेश 2020-25। ठीक है, तो जो पर्यटन नीति है यूपी की, खासकर मेंस वगैरह में तो काम आएगी ही, लेकिन यहाँ पर जो है प्रीलिम्स के पॉइंट आप भी से याद रखना है। उत्तर प्रदेश सरकार ने निर्यात नीति उत्तर प्रदेश 2020-25 के प्रख्यान का जो है निर्णय लिया है। कब? 23 नवंबर 2021 को पहली बार इतनी विस्तृत निर्यात नीति का प्रख्यापन किया जा रहा है। निर्यात नीति उत्तर प्रदेश 2020-25 के फोकस जो क्षेत्र है वह हस्तशिल्प, कृषि एवं प्रसंस्कृत खाद्य उत्पाद, इंजीनियरिंग गुड्स एंड टेक्सटाइल, चर्म उत्पाद, कालीन, दरिया, ग्लास एवं सिरेमिक उत्पाद है, काष्ठ उत्पाद है, स्पोर्ट्स गुड्स, रक्षा उत्पाद, सेवा क्षेत्र, शिक्षा, पर्यटन, आईटी एवं आईटीईएस, मेडिकल वैल्यू, ट्रेवल्स तथा लॉजिस्टिक्स है। तो प्रीलिम्स के पॉइंट आप इसे यहाँ पर जो आपको याद रखना है खासकर वो आपको याद रखना है टाइम पीरियड 2020-25। आगे बढ़ते हैं। झांसी में रक्षा उपकरण इकाई तथा 600 मेगावाट अल्ट्रा मेगा सोलर पावर पार्क। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज़ादी की अमृत महोत्सव के अंतर्गत झांसी की रानी वीरांगना लक्ष्मीबाई की जन्मोत्सव पर झांसी किला परिसर में आयोजित 3 दिवसीय राष्ट्र रक्षा समर्पण पर्व झांसी जलसा कार्यक्रम समापन समारोह में परियोजना का लोकार्पण एवं शिलान्यास 19 नवंबर 2021 को किया। उत्तर प्रदेश में डिफेंस इंडस्ट्रियल कॉरिडोर की झांसी नोड में भारत डायनेमिक्स लिमिटेड द्वारा स्थापित की जा रही है। रक्षा उपकरण इकाई तथा जिले की गौरौठा में 600 मेगावाट अल्ट्रा पावर का शिलान्यास किया। अब यहाँ पर एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से क्या आपके लिए इम्पोर्टेंट है, बस इतना ही जो हेडिंग दिया है इतना तथ्य इम्पोर्टेंट है कि झांसी में रक्षा उपकरण इकाई तथा 600 मेगावाट अल्ट्रामेडल सोलर जो है पावर पार्क की स्थापना की बात की गई। दैट्स इट। आगे बढ़ते हैं। नोएडा में पहला वायु प्रदूषण नियंत्रण टावर। तो भारत हैवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड यानी भेल के द्वारा जो है स्थापित किया जा रहा है। याद रखो किसके द्वारा? भेल के द्वारा। क्या? नोएडा में पहला वायु प्रदूषण नियंत्रण टावर। तो यह 17 नवंबर 2021 को इसका उद्घाटन किया गया है। यह टावर अपने धरातलीय स्तर के माध्यम से प्रदूषित हवा को खींचता है। टावर में स्थापित फिल्टर वायु के प्रदूषक तत्वों को सोख लेता है। इसके बाद टावर के ऊपरी हिस्से से स्वच्छ हवा निकलती है। तो पहला वायु प्रदूषण नियंत्रण टावर कहाँ होगा दोस्तों? नोएडा में। किसके द्वारा? भेल द्वारा जो है होगा। आगे बढ़ते हैं। अखिल भारतीय राजभाषा सम्मेलन। उत्तर प्रदेश के कहाँ? वाराणसी जिले में। उत्तर प्रदेश के वाराणसी जिले में स्थित पंडित दीनदयाल उपाध्याय हस्त कला संकुल में इस सम्मेलन का आयोजन किया गया। तो यहाँ पर आपसे 2 तरह से प्रश्न बन गए। एक तो पंडित दीनदयाल उपाध्याय संकुल कहाँ पर है? तो बनारस में है। तो वहीं पर जो है ये अखिल भारतीय राजभाषा सम्मेलन आयोजित किया गया 13 से 14 नवंबर 2021 के बीच। और इस 2 दिवसीय राजभाषा सम्मेलन का जो आयोजन है वह राजभाषा विभाग गृह मंत्रालय के द्वारा किया गया है। आज़ादी की अमृत महोत्सव के तहत पहली बार अखिल भारतीय राजभाषा सम्मेलन का आयोजन देश की राजधानी नई दिल्ली से बाहर किया गया, वरना नई दिल्ली में होता था। तो अब यूपी में भेज दिया गया। कहाँ? बनारस में, दीनदयाल संकुल हस्तकला।
अगला है आजमगढ़ राज्य विश्वविद्यालय का शिलान्यास। केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री अमित शाह ने उत्तर प्रदेश के आजमगढ़ जिले में आजमगढ़ राज्य विश्वविद्यालय का भूमि पूजन एवं शिलान्यास 13 नवंबर 2021 को किया है। विश्वविद्यालय का जो निर्माण कराने वाली कार्यदायी संस्था है वह उत्तर प्रदेश लोक निर्माण विभाग के द्वारा इस विश्वविद्यालय का उद्घाटन किया गया है, शिलान्यास किया गया है। ठीक है, तो शिलान्यास यानी अभी बनना की बात की जा रही। कहाँ होगा दोस्तों? तो ये है राज्य विश्वविद्यालय आजमगढ़ में होगा। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। किसके द्वारा डेवलप किया जा रहा है? तो ये उत्तर प्रदेश लोक निर्माण विभाग के द्वारा। अगला है अयोध्या में पंचम दीपोत्सव का आयोजन। अयोध्या में सरयू नदी तट पर, भाई अयोध्या में सरयू ही नदी है, तो अयोध्या में सरयू नदी तट पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की उपस्थिति में 5वीं दीपोत्सव का आयोजन किया गया। तो यदि एग्जाम में पूछा जाता है कि हाल ही में उत्तर प्रदेश में 5वें दीपोत्सव का आयोजन कहाँ पर किया गया? अयोध्या में। किस नदी के तट पर? मुख्यमंत्री ने किया सरयू नदी के तट पर, क्योंकि अयोध्या में सरयू ही नदी है। वर्ष 2017 से प्रतिवर्ष छोटी दीपावली के अवसर पर दीपोत्सव का आयोजन किया जा रहा है। तो 3 नवंबर भाई रहा है छोटी दीपावली के दिन, उस दिन पहुंच गए योगी जी और 5वें दीपोत्सव का आयोजन कर दिया। कहाँ? अयोध्या में। तो दीपोत्सव है तो आप लोग गेस ही कर ले जाओगे दीपोत्सव कहाँ पर होगा? अयोध्या में। इस बार आयोजित 5वें दीपोत्सव में लगभग 11,90,000 दीप जलाए गए। भैया इसको भी याद रख लो, एग्जामिनर क्या भरोसा, 11,90,000 दीप जलाए गए, जिनमें से लगभग 9,54,000 जलते दीपों का विश्व रिकॉर्ड गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड में दर्ज किया गया। तो गिनीज बुक ऑफ रिकॉर्ड में नाम दर्ज हो गया, रिकॉर्ड दर्ज किया गया, तो संख्या याद रखना जरूरी है, याद रख लीजिएगा। 9,54,000 जलते दीपों का विश्व रिकॉर्ड गिनीज बुक में दर्ज किया गया है, जबकि लगभग जो जलाए गए दीप रहे हैं वह 11,90,000। ये गिने कैसे होंगे? चलो, बटेश्वर पशु मेला आगरा जिले में यमुना की नदी के तट पर स्थित भारत के धार्मिक एवं ऐतिहासिक स्थल बटेश्वर। ठीक है, तो बटेश्वर अक्सर एग्जाम में मिलाने को भी पूछ लेता है यूपी स्पेशल में, तो ये बटेश्वर है, आगरा लगता है और पशु मेले के लिए है ये। तो आगरा जिले में यमुना नदी के तट पर स्थित भारत के धार्मिक एवं ऐतिहासिक स्थल बटेश्वर में पशु मेले का शुभारंभ 2 नवंबर 2021 को किया गया है और यह भारत का एक महत्वपूर्ण आध्यात्मिक और सांस्कृतिक केंद्र है जो यमुना और सैरीपुर के तट पर स्थित 101 शिव मंदिरों के लिए जाना जाता है। 101 शिव मंदिरों के लिए। चलिए अगला है आपका भाई फैजाबाद जंक्शन का नाम परिवर्तित। उत्तर प्रदेश सरकार ने फैजाबाद जंक्शन रेलवे स्टेशन का नाम बदलकर अयोध्या कैंट रेलवे स्टेशन कर दिया है। 6 नवंबर 2018 को उत्तर प्रदेश सरकार ने फैजाबाद जिले का नाम वही बदल कर क्या है? अयोध्या कर दिया, तो इसलिए फैजाबाद जंक्शन का नाम भी अयोध्या कैंट हो गया। ठीक है, चलो, और जिले के प्रशासनिक जो मुख्यालय है उनको अयोध्या शहर में स्थानांतरित करने को मंजूरी दे दी थी, क्योंकि पहले फैजाबाद एक डिस्ट्रिक्ट था। ठीक है, तो फैजाबाद डिस्ट्रिक्ट में जो एक तरह से जैसे कि जो कॉन्स्टिट्यूशन होती हैं विधानसभा, तो अयोध्या भी एक तरह का विधानसभा ही था। ठीक है, तो अयोध्या में 5 तरह की जो है अयोध्या है, तो अयोध्या पूरा डिस्ट्रिक्ट हो गया। पहले अयोध्या एक तरह का विधानसभा क्षेत्र हुआ करता था और वहाँ के सांसद वर्तमान में लल्लू सिंह हैं। चलो जो भी हो। उत्तर प्रदेश में पारदर्शी कंपोजिट सिलेंडर। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने पारदर्शी कंपोजिट सिलेंडर 1 नवंबर 2021 को लॉन्च किया है। इसका निर्माण IOCL द्वारा जो है किया गया है। इसे इंडेन द्वारा लखनऊ, गोरखपुर, प्रयागराज, वाराणसी एवं कानपुर में घर घर पहुंचाने की योजना है। तो इम्पॉर्टेंट है, याद जरूर रखिएगा, पारदर्शी कंपोजिट सिलेंडर। इसको लॉन्च कब किया गया है? 1 नवंबर 2021 को। किसके द्वारा जो है निर्माण किया जा रहा है दोस्तों? तो IOCL के द्वारा किया जा रहा है। और विशेषकर जो घर घर पहुंचाने की योजना है, डिस्ट्रिक्ट में कौन कौन से शामिल हैं? तो इंडेन के द्वारा इसमें शामिल होने वाले लखनऊ, गोरखपुर, प्रयागराज, वाराणसी और कानपुर। ठीक है, तो लखनऊ के आसी पास सब घूम रहे हैं, वाराणसी थोड़ा पूर्वांचल चले गए, बाकी प्रयागराज, वाराणसी, कानपुर, गोरखपुर भी शामिल हो गया। जलवायु परिवर्तन सम्मेलन 2021 इम्पॉर्टेंट फैक्ट है।
उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने इंदिरा गांधी प्रतिष्ठान लखनऊ में उत्तर प्रदेश जलवायु परिवर्तन सम्मेलन 2021 का शुभारंभ 28 से 29 अक्टूबर 2021 के मध्य किया है। ठीक है, चलो तो उत्तर प्रदेश जलवायु परिवर्तन सम्मेलन कहाँ पर हुआ है दोस्तों? तो याद रखिएगा, लखनऊ में है इंदिरा गांधी प्रतिष्ठान। इस 2 दिवसीय सम्मेलन का आयोजन पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग, उत्तर प्रदेश एवं जर्मन डेवलपमेंट एजेंसी के सहयोग से किया गया है। मुख्यमंत्री के द्वारा 5 वर्ष में 100 करोड़ पेड़ लगाने से संबंधित एक पुस्तक दैट इज वृक्षारोपण जन आंदोलन 2021 का विमोचन भी किया गया है। ठीक है, तो याद रखोगे 5 वर्ष में कितना करोड़ पौधे की बात की जा रही है, पेड़ की 100 करोड़ पेड़ लगाने से संबंधित पुस्तक है। पुस्तक का नाम है वृक्षारोपण जन आंदोलन 2021। किसके द्वारा विमोचित किया गया? योगी के द्वारा। मुख्यमंत्री ने इस अवसर पर कार्बन न्यूट्रल एप्लीकेशन को भी लॉन्च किया है और प्रदेश में 3 इको पर्यटन सर्किट का भी शुभारंभ किया गया है। अगला फैक्ट है आपका, उत्तर प्रदेश में 9 मेडिकल कॉलेज का लोकार्पण। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जनपद सिद्धार्थनगर से, कहां से? जनपद सिद्धार्थनगर से प्रदेश की 9 मेडिकल कॉलेजों का लोकार्पण किया है 25 अक्टूबर 2021 को। कहां पर होंगे? याद रखो, सिद्धार्थनगर, एटा, हरदोई, प्रतापगढ़, देवरिया, गाजीपुर, मिर्जापुर, फतेहपुर, उज्जैनपुर। ये 9 जिले 9 याद रखो। अगला तथ्य है कुशीनगर अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे का उद्घाटन। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जनपद कुशीनगर में कुशीनगर अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे का उद्घाटन 20 अक्टूबर 2021 को किया है। इस अवसर पर प्रधानमंत्री राजकीय मेडिकल कॉलेज कुशीनगर का भी शिलान्यास किया है। कुशीनगर अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा प्रदेश का 9वां कार्यरत यानी जो संचालित हवाई अड्डा होगा। टोटल प्रदेश में कई इतने हैं, 9 जो है संचालित है, 10 क्या है? कार्य प्रगति पर है। अगला है 6ठी बटालियन। तो हाल ही में उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा अयोध्या में उत्तर प्रदेश विशेष सुरक्षा बल की 6ठी बटालियन स्थापित किए जाने का निर्णय लिया गया है और उत्तर प्रदेश विशेष सुरक्षा बल का जो गठन है सितंबर 2020 में प्रदेश के कोट प्रमुख धार्मिक एवं स्थल पर्यटनों की सुरक्षा के लिए किया गया था। परिणाम स्वरूप जून 2021 में उत्तर प्रदेश विशेष सुरक्षा बल की जो 5 बटालियन जो है वो गठित की गई थी, जिसमें कि लखनऊ, गोरखपुर, प्रयागराज, मथुरा, सहारनपुर एवं बटालियन शामिल है। लखनऊ, गोरखपुर, प्रयागराज, मथुरा, सहारनपुर। आगे बढ़ते हैं, अगला है उत्तर प्रदेश हिंदी संस्थान 2020 पुरस्कार। इंपॉर्टेंट है हिंदी संस्थान पुरस्कार, मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्ट है। 1 अक्टूबर 2021 को उत्तर प्रदेश हिंदी संस्थान ने 20 वर्ष 2020 की सम्मानों और पुरस्कारों की घोषणा की है। 2020 के लिए यहाँ पर प्रमुख जो प्रदत्त पुरस्कार हैं, भारत भारती सम्मान, तो इसका अमाउंट जो है 8 लाख रुपया दिया जाता है। इसमें कि पांडे शशि भूषण सीतांतु अमृतसर के और वर्ष 2019 हेतु यह पुरस्कार डॉक्टर सूर्यबाला मुंबई को दिया गया था। अगला है लोहिया साहित्य सम्मान, तो इसका अमाउंट 5 लाख रुपए है और ये डॉक्टर राम कठिन सिंह लखनऊ को मिला है। हिंदी गौरव सम्मान, इसमें अमाउंट 5 लाख है, भगवान सिंह गाजियाबाद को मिला है। महात्मा गांधी साहित्य सम्मान है तो 5 लाख रुपए है, डॉक्टर महेंद्र मधुकर मुजफ्फरपुर को दिया गया है। पंडित दीनदयाल उपाध्याय साहित्य सम्मान है तो ये डॉक्टर देवेंद्र दीपक भोपाल को दिया गया है। ठीक है, तो ये हिंदी साहित्य सम्मान इम्पॉर्टेंट है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, अगला भाई अवंतीबाई साहित्य सम्मान, तो 5 लाख रुपया है, डॉक्टर सीती शालोक नोएडा को दिया गया है, तो सभी 5 ही लाख है। राजर्षि पुरुषोत्तम दास टंडन सम्मान है, गुजरात प्रांतीय राष्ट्रभाषा प्रचार समिति अहमदाबाद को दिया गया है। अगला है राजेंद्र महेंद्र प्रताप सिंह राज्य विश्वविद्यालय। 14 सितंबर 2021 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा कहाँ? अलीगढ़ में राजा महेंद्र प्रताप सिंह राज्य विश्वविद्यालय का शिलान्यास किया गया है। राजा महेंद्र प्रताप सिंह पश्चिमी उत्तर प्रदेश की हाथरस जिले की मुर्शान रियासत के राजा थे। पोषण संवर्धन की ओर एक कदम अभियान। उत्तर प्रदेश में 1 जुलाई से, डेट इंपॉर्टेंट, 1 जुलाई से लेकर के 30 सितंबर 2021 तक कौन सा अभियान? पोषण संवर्धन की ओर एक कदम के मध्य 1 से 5 वर्ष तक के गहन 1 से 5 वर्ष तक के गहन अति कुपोषित व मध्यम अति कुपोषित बच्चों के स्वास्थ्य में सुधार हेतु पोषण संवर्धन की ओर एक कदम नामक अभियान चलाया गया। तो इसमें जो वर्ष आयु है उसको याद रखना है, 1 से 5 वर्ष है। डेट कब से कब है? तो 1 जुलाई से लेकर के 30 सितंबर, अर्थात आप क्या कह सकते हैं 3 महीने का जो है ये अभियान रहा है। जुलाई, अगस्त, सितंबर, 3 महीना। 16वां वार्षिक
बहलर कछुआ संरक्षण पुरस्कार, तो भारतीय जीव विज्ञानी शैलेंद्र सिंह को, किसको? शैलेंद्र सिंह को 16वें बटलर कछुआ संरक्षण पुरस्कार से सम्मानित किया गया। यह पुरस्कार कछुआ संरक्षण और जीव विज्ञान का नोबेल पुरस्कार है। किसको दिया भाई? शैलेंद्र सिंह को। यह पुरस्कार उनको गंभीर रूप से लुप्त प्राय कछुआ प्रजातियों को विलुप्त होने से बचाने के लिए दिया गया है। ज्ञातव्य है कि शैलेंद्र सिंह उत्तर प्रदेश में भारत नेपाल सीमा पर स्थित कतरनिया घाट वन्यजीव अभ्यारण्य के पास छोटे से गांव के रहने वाले हैं। अब यहाँ पर कतरनिया घाट वन्यजीव अभ्यारण्य, तो उत्तर प्रदेश का अगर डिस्ट्रिक्ट पूछ लिया जाता है तो याद रखो बहराइच डिस्ट्रिक्ट में। अगला है दोस्त उत्तर प्रदेश संस्कृत संस्थान पुरस्कार है। तो 20 अगस्त 2021 को उत्तर प्रदेश संस्कृत संस्थान लखनऊ के द्वारा वर्ष 2020 के पुरस्कारों की घोषणा की गई है। इसमें विश्व भारती जो पुरस्कार है, यह सर्वोच्च पुरस्कार होता है इस संस्थान का, और इसकी जो अमाउंट राशि है ना वो 5,01,000 रुपये है, 5,01,000। और ये लखनऊ के प्रोफेसर हैं ओम प्रकाश पांडे को प्रदान किया गया है। वर्ष 2020 हेतु अन्य प्रमुख जो पुरस्कार इस प्रकार हैं, जिसमें कि महर्षि वाल्मीकि पुरस्कार डॉक्टर बिशन लाल गौड़ को दिया गया है। महर्षि व्यास पुरस्कार जो कि डॉक्टर कमला पांडे, ये वाराणसी से आते हैं। महर्षि नारद पुरस्कार है, ये चंद्रगुप्त श्रीधर वर्णेकर को दिया गया है, नागपुर महाराष्ट्र के रहने वाले। अगला है आपका आगरा और प्रयागराज में औद्योगिक क्लस्टर। तो औद्योगिक क्लस्टर याद रखो 1 अगस्त 2021 को केंद्र सरकार ने उत्तर प्रदेश को आगरा एवं प्रयागराज में 2 औद्योगिक विनिर्माण क्लस्टर विकसित करने की अनुमति दी है। तो कहाँ कहाँ होगा? एक होगा आगरा, दूसरा है प्रयागराज। और इसी के साथ आपका पूरा का पूरा जो यूपी स्पेशल घटना चक्र दृष्टि वह पूरा का पूरा कंप्लीट हो जाता है। तो दोस्तों वीडियो अगर यदि अच्छी लगी है आपको तो लाइक ज़रूर कीजिएगा, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। और लेक्चर यदि आपको सभी का लेना है टॉपिक वाइज तो आप कमेंट ज़रूर करके बताइएगा, तो देखा जाएगा, पूरा कंप्लीट कराया जाएगा दोस्तों। ठीक है, चलिए मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो को लाइक शेयर कमेंट ज़रूर कीजिएगा ताकि नेक्स्ट लेक्चर भी जल्द प्रोवाइड किया जाए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।